मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम दजवी में। और आज मैं आपको आपकी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है रिंची, उसका जो आपका फर्स्ट लेसन है राग की रस्सी। तो चलिए अब हम लेसन शुरू करते हैं। लेसन का नाम है राग की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनक वसैन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उससे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो लोनपोगार जो था वो तिब्बत के जो 32वें राजा थे, उनका नाम था सोनक वसैन गाम्पो। तो उनके वहाँ पर जो लोनपोगार था वो मंत्री था। वह अपनी चालाकी का और हाजिर जवाबी का मतलब है एकदम तपाक से किसी भी चीज़ का उत्तर देना। तो दूर दूर तक मशहूर था। लोगों में उसकी प्रसिद्धि फैली हुई थी कि उसको अगर किसी भी सवाल का अगर कोई भी सवाल हो तो उसका जवाब तुरंत ही दे देता था। कोई उसके सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाता था। अगर कोई उससे कोई प्रश्न करे तो उसका जवाब जो था उसके पास रहता था। उसकी जिंदगी जो थी वो आराम से चल रही थी। लेकिन जब उनका बेटा बड़ा हुआ, जब तक वो छोटा था तब तक उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। लेकिन जब उनका बेटा बड़ा हो गया तो मंत्री को यह चिंता सताने लगी कि जो उनका बेटा है वो जो है वो बहुत भोला है, वो दुनियादारी को नहीं समझ जानता है। तो उसने सोचा कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, मतलब अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा बेटा इतना सीधा है कि मतलब उसको अपना जीवन यापन भी कैसे करेगा, कैसे अपनी जिंदगी का निर्वाह करेगा। तो एक दिन उसने अपने बेटे को क्या किया, उसने उसे 100 भेड़े दी और उसे कहा कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना भी नहीं है और बेचना भी नहीं है, और इन्हें जब तुम इन्हें साथ वापस भी लेकर आना है, और इसके साथ साथ तुम्हें 100 बोरे जो है जौ के वो भी लेकर आने हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगा। और इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ भेज दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। फिर जो था लोनपोगार, जो उस मंत्री का बेटा था, वो शहर में पहुंच गया, मगर उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वो रुपए कहाँ से लाता, क्योंकि उसके पिता ने उसे पहले ही बोला था कि जो है 100 जौ के बोरे के साथ घर वापस आना, और भेड़ों को मारना भी नहीं है और बेचना भी नहीं है। लेकिन जौ खरीदने के लिए उसके बेटे के पास रुपए तो थे नहीं। तो वह बहुत सोचा उसने कि मतलब मैं जो है 100 जौ के बोरे को कैसे खरीदूंगा। तो वहाँ पर शहर में जाकर वो सड़क के किनारे जाकर बैठ गया, मगर उसको कोई खाली नज़र नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे होगा, कैसे मैं 100 जौ के बोरे जो है घर लेकर जाऊंगा। तो तभी उसके सामने एक जो लड़की थी वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने उससे पूछा उस लड़के से कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तब उसके बेटे ने सारी बात बता दी जो उसके पिता ने उससे कही थी। तो उस लड़की ने कहा कि तुम्हें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी समस्या का हल निकाल दूंगी। तो उसने क्या किया, उसने जो भेड़े, जो लोनपोगार के बेटे के पास जो भेड़े थी वो 100 भेड़े थी, उसने उन सारी भेड़ों के बाल उतारकर उसके बेटे को दे दिए और कहा कि इन बालों को जो है बाजार में जाकर तुम बेचाओ, और उससे जो तुम्हें पैसे मिलेंगे उससे तुम 100 जौ के बोरे खरीद लेना। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा।
ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपने मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। यह सोचकर लड़की बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपुगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। लेकिन जब लोनपुगार का बेटा 100 बोरे और 100 जौ के बोरे लेकर वापस घर गया, और जब उसने सोचा कि मेरे पिताजी इस बात से बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन जब उसने ये आप बीती उनको सुनाई अपने पिता को, तो उन्होंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वे उठकर वहां से दूसरे कमरे में चले गए, और फिर दूसरे दिन फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि जो तुम पिछली बार जो भेड़ों के बाल उतार कर तुमने बेचा, ये मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा शहर जाओ उन्हीं भेड़ों को लेकर, और जो 100 के बोरे लेकर ही लौटना। लेकिन इस बार भी जो लोनपुगार का बेटा था वह उसी जगह पर, शहर में उसी जगह पर जाकर बैठ गया, क्योंकि उसकी समझ ही नहीं आ रहा था कि पिछली बार तो उस लड़की ने उसकी मदद कर दी थी। लेकिन उसे अभी भी यकीन था कि शायद वह लड़की इस बार भी उसकी मदद ज़रूर करेगी। और थोड़ी देर में ही वह लड़की भी वहाँ आ गई, और फिर लोनपुगार के बेटे ने अपनी जो उसके पिता ने उसे कहा था कि इस बार फिर से जो 100 बोरे लेकर ही वापस लौटना, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। लड़की ने फिर थोड़ा सोचा, और फिर उसने एक तरीका निकाल लिया। उसने कहा, उसने जो वो भेड़ें थी, अब की बार उसने उनके सींग काट लिए, और उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे जो उसने क्या खरीद लिया, जौ के 100 बोरे खरीद लिए, और फिर से उसने मंत्री के बेटे को वापस अपने घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपुगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपुगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें भी 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपुगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। लोनपुगार के बेटे ने भेड़े और जौ के 100 बोरे अपने पिता को देते हुए वह बहुत खुश हो रहा था कि उसने इस बार भी अपने पिता के द्वारा दिए गए काम को पूरा कर दिया है। लेकिन इस बार भी लोनपुगार बोले कि उस लड़की से कहो कि हमें जो है 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर उन्हें दे। तो उसने, जो लोनपुगार का बेटा था, उसने ये बात जाकर उस लड़की को बता दी। तब लड़की ने भी एक शर्त रखी। उसने कहा, मेरी भी एक शर्त है, मैं रस्सी बना तो दूंगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी को वो अपने गले में पहननी होगी। तो लोनपुगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी तो बनाना संभव ही नहीं है, क्योंकि राख की रस्सी जब बनेगी तो उसको पहने होंगे कैसे। लेकिन फिर भी उसने जो है उस लड़की की शर्त को मंजूर कर लिया। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपुगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपुगार रस्सी को देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपुगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। फिर अगले दिन क्या हुआ, उस लड़की ने 9 हाथ लंबी राख की रस्सी ली और उसे एक पत्थर का सिल लिया और उसके ऊपर रखकर उसने उसे आग लगा दी। और जब रस्सी जल गई तो क्या बच गया, उसकी क्या बच गई, राख बच गई। और वो किस आकार की थी, रस्सी के आकार की थी। तो अब वो उस लोनपुगार के पास उस सिल को ले गई और उसे पहनने को कहा। लेकिन अगर वो उसे राख को उठाते तो क्या होता, जगह जगह से टूट जाती। तो अब वो समझ गए थे कि इसे पहनना तो मुश्किल ही है और इसको उठाना तो दूर, पहनना भी मुश्किल है। तो हाथ लगाते ही क्योंकि वह टूट जाएगी। तो लड़की के सामने जो लोनपुगार ने जो भी शर्त रखी थी वो समझ गए थे कि लड़की बहुत समझदार है। तो फिर उन्होंने अपने बेटे का, जो उनका बेटा था बहुत सीधा साधा था,
जिनके लिए वो हमेशा दुखी रहते थे। तो उन्होंने बिना कोई वक्त गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे लड़के से शादी करोगे? और लड़की ने उस बात के लिए हाँ कर दिया और धूमधाम से अंत में उन दोनों की शादी हो गई। तो बच्चों, आपने देखा, आपने अभी ये कहानी पूरी सुनी है राख की रस्सी। तो किस तरह उस लड़की ने उस भोले वाले लड़के को जो है उसकी शादी करके लोनपोगार की सारी समस्या का हल कर दिया। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।